आज हम बात करेंगे सर्बिया की, एक ऐसे देश की जिसकी कहानी सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा है। एक ऐसा देश जो हमेशा से बड़े बड़े साम्राज्यों के चौराहे पर खड़ा रहा है और आज भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अनोखी बात से जो सर्बिया की पहचान को एक तरह से परिभाषित करती है। यहाँ की जो भाषा है वो लैटिन और सिरिलिक दोनों ही लिपियों में लिखी जाती है। ये अपने आप में दिखाता है कि ये देश कैसे हमेशा से ही पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल का काम करता आया है। अब देखिए, सर्बिया को अगर ठीक से समझना है तो सबसे पहले हमें इसके भूगोल पर एक नज़र डालनी होगी। मतलब ये देश असल में दुनिया के नक्शे पर है कहाँ, और इसकी लोकेशन ही इसे इतना खास बनाती है क्योंकि ये बाल्कन प्रायद्वीप के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सर्बिया की लोकेशन दक्षिण पूर्वी यूरोप में बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। इसकी राजधानी बेलग्रेड, डेन्यूब और सावा दो बड़ी नदियों के संगम पर बसी है। और सोचिए, ये 7 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। जाहिर है, इस एक बात ने ही इसके इतिहास और इसकी संस्कृति पर कितनी गहरी छाप छोड़ी होगी। और यहाँ की जलवायु भी कम दिलचस्प नहीं है। मतलब एक ही देश में मौसम के इतने अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। उत्तर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल विंटर्स वाली, जबकि दक्षिण में एड्रियाटिक सागर की वजह से मौसम काफी गर्म रहता है। ये जो तापमान का इतना बड़ा फर्क है ना, ये असल में इस देश की विविधता को ही दिखाता है। तो जमीन और जलवायु के बाद अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की। और ये भी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। सच में अलग अलग जातियों और परंपराओं का एक खूबसूरत मोज़ेक। अगर हम यहाँ की आबादी को देखें तो मोटा मोटा 83% लोग सर्ब हैं। तो हाँ, वो मेजॉरिटी में हैं, पर कहानी बस इतनी सी नहीं है। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। यहाँ हंगेरियन, रोमा, बोस्नियाक और भी कई महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं। इनमें से ज्यादातर उत्तरी प्रांत वोज्वोडिना में केंद्रित हैं, और इसी वजह से ये इलाका कल्चर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा रिच है। अब अगर धर्म की बात करें तो सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च का यहाँ की पहचान में एक बहुत ही खास और बहुत ही अहम रोल है। लगभग 84% आबादी इसी से जुड़ी हुई है, और सदियों से इसने देश के इतिहास और संस्कृति को गढ़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक धर्म है। यहाँ कैथोलिक और इस्लाम को मानने वाले लोग भी हैं जो यहाँ की विविधता को और बढ़ाते हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ के खाने पीने की बात करते हैं, क्योंकि वो भी किसी कहानी से कम नहीं है। सर्बिया का खाना असल में इसके इतिहास का ही एक आईना है, जिसमें मेडिटेरेनियन, हंगेरियन और तुर्की सबका स्वाद मिलेगा। या 3 ऐसे डिशेस हैं जो बहुत खास हैं। एक है प्लेस्काविका, ये इनका नेशनल डिश है, मसालेदार कीमे की एक ग्रिल्ड पैटी। फिर है सरमा, जो पत्ता गोभी के पत्तों में कीमा और चावल भरकर बनाए जाते हैं। और कुछ मीठा चाहिए तो गॉम्बो से हैं, आलू बुखारे से भरे हुए मीठे डम्पलिंग्स। हर डिश के पीछे एक पूरा इतिहास है, एक पूरी संस्कृति है। चलिए, अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा गहरा और उथल-पुथल भरा रहा है। वो इतिहास जिसने आज के सर्बिया को बनाया है। ये बात सर्बिया की कहानी को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करती है। एक मध्ययुगीन साम्राज्य से लेके आज का एक मॉडर्न देश बनने तक इसका रास्ता हमेशा संघर्ष और हर हाल में खड़े रहने की हिम्मत से भरा रहा है। ये कहानी है गुलामी की, आज़ादी की लड़ाई की और अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद की। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। ये कुछ बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। 1389 में हुई कोसोवो की लड़ाई, जो सर्बिया की पहचान के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ थी। इसी के बाद यहाँ सदियों तक ऑटोमन साम्राज्य का राज रहा। फिर 1878 में जाकर इन्हें पूरी तरह से आज़ादी मिली। 20वीं सदी में युगोस्लाविया बना, फिर टीटो का दौर आया, और आखिरकार 1990 के दशक में बहुत ही दुखद युद्धों के बाद युगोस्लाविया टूट गया। तो सवाल ये उठता है कि इतने मुश्किल और भारी इतिहास के बाद सर्बिया ने आगे बढ़कर अपनी आज की पहचान और अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा किया। देखिए, ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले तो समाजवादी सिस्टम से बाहर निकलना था। फिर आया 90 का वो भयानक दौर, जब देश ने भयंकर महंगाई, कई तरह के बैन और बेरोजगारी का सामना किया। फिर 2000 के बाद जाकर हालात कुछ सुधरने शुरू हुए, नए पॉलिसीज आईं, और 2009 में यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करके दुनिया के बाजारों के लिए दरवाजे खोले गए। लेकिन आज भी
सर्बिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है और दूसरी तरफ उसे अपने पड़ोसियों के साथ तनाव और खासकर कोसोवो के अनसुलझे मुद्दे से भी निपटना है। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने जैसा है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। सर्बिया, जो अपने अतीत और भविष्य के बीच एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, वो पूरब और पश्चिम के इस चौराहे पर खड़े होकर 21वीं सदी में अपनी पहचान को कैसे गढ़ेगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है।